बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और पहला लेक्चर आप लोगों ने स्टडी किया होगा। पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक से रिलेटेड था, जिसमें हमने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था। आज हम लोग इस लेक्चर्स में फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग फ्लक्स के टॉपिक को स्टडी किया है थ्योरी क्लासेस में, तो हम लोग MCQs के बेसिस पर इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए पहले बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डेफिनेशन आपने पढ़ी। नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन अ स्पेसिफिक एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड स्पेसिफिक एरिया। फ्लक्स को आपने फाई से डिनोट किया था और फाई इक्वल था E डॉट डेल्टा ए के। एग्री जी स्टूडेंट्स? तो फाई इक्वल था E डॉट डेल्टा ए के। तो मेरा पहला सवाल, बताइए वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें फ्लक्स हमें मैक्सिमम मिलता है? सोचिए, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा? आंसर देखिए, फाई इक्वल होता है E डॉट डेल्टा ए के और E डेल्टा ए इक्वल हो गया E डेल्टा ए कॉस थीटा के। एग्री? फॉर्मूले में कॉस थीटा है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और ये 1 तब मिलती है जब थीटा की वैल्यू कितना हो, 0 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कवर्ड एरिया के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री का होगा तो आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें फ्लक्स आपको मिनिमम मिलेगा, तो ऑब्वियसली फाई इक्वल टू E डेल्टा ए कॉस थीटा। तो थीटा की जगह अगर आप 90 डिग्री रखते हो तो कॉस 90 इक्वल हो जाएगा किसके? 0 के। तो फाई फ्लक्स आपको मिल जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, और स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर चार्जेस प्लेस किए गए हैं ताकि फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए। एक स्फेरिकल बॉडी के किस हिस्से पर फ्लक्स मैक्सिमम होता है? ऑप्शंस आर इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द स्फेरिकल बॉडी, ऑन टू द सरफेस, या आपके पास कोई और ऑप्शन है? जी, आंसर ज़हन पे आया? सोचिए। एक बात याद रखिएगा कि इनसाइड दी बॉडी फ्लक्स हमेशा मिनिमम होता है, 0 होता है। इनसाइड दी बॉडी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इफ़ यू हैव अ बॉडी, टेल मी where the electric flux will be maximum, then correct answer is on to the surface. फ्लक्स बॉडी के सरफेस पर हमेशा मैक्सिमम होता है, ठीक। अच्छा, अगर आउटसाइड दी सरफेस, जैसे जैसे सरफेस से आप दूर होते जाएंगे फ्लक्स की वैल्यू कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि फ्लक्स आपको 0 मिलेगा, यानी फ्लक्स की बाउंड्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मेरा आपसे अगला सवाल, ये बताइए कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है,
स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर हमने चार्ज प्लेस किया Q। जब चार्ज प्लेस करेंगे तो फील्ड जनरेट होगी, फील्ड जनरेट होगी तो फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो मुझे बताइए स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी आप मालूम करने का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? मैं अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं। यू हैव अ स्फेरिकल बॉडी, अ पॉइंट चार्ज Q is placed onto the surface. If charge is placed, then the field as well as intensity are created. Tell me the formula by which you will calculate field of intensity. जी सोचा, आंसर मिला? ठीक है, सुनिए। करेक्ट आंसर इज इंटेंसिटी E इक्वल होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। टोटल इंटेंसिटी on a spherical body always be equal to 1 over epsilon naught times as given charge or point charge. Q is the charge which is placed on the spherical body. Epsilon naught is the permittivity of free space which is equal to constant. Epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। करेक्ट, ये तो खैर आपको ऑलरेडी मालूम था। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए कि गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, या गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है? देखिए, गॉसेस लॉ जो है ना, ये फ्लक्स कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट है। एग्री? तो मुझे बताइए गॉसेस लॉ किस टाइप के बॉडी के सरफेसेस पर फ्लक्स कैलकुलेट करने में आपकी मदद करता है? जी, कोई स्पेसिफिक टाइप का बॉडी होगा या किसी भी शेप की बॉडी पर आप ये लॉ का इस्तेमाल कर सकते हो? जी, करेक्ट आंसर। देखिए, गॉसेस लॉ जो है ना, इर्रेगुलर सरफेस पर फ्लक्स कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट देता है, हाइपोथेटिकल सरफेस पर फ्लक्स कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट देता है। हर वो बॉडी जिसके सरफेस पर फ्लक्स जनरेट हुआ है वो फ्लक्स कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट देता है। हर वो बॉडी जिस पर फ्लक्स चार्ज की मदद से जनरेट हुआ है उस पर फ्लक्स कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट देता है। ठीक, तो बताइए जरा गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? देखिए, गॉसेस लॉ के दो स्टेटमेंट हैं। गॉसेस लॉ का पहला स्टेटमेंट ये है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स onto the surface of hypothetical body, or you can say irregular body, always be equal to 1 over epsilon naught times as total charge which are placed on the irregular surfaces to produce electric flux. और अगर आप दूसरा स्टेटमेंट देखें तो दूसरा स्टेटमेंट उस प्रोसीजर से है जिस प्रोसीजर के जरिए फ्लक्स कैलकुलेट होता है इर्रेगुलर बॉडी पर। अगर आपको याद हो तो आपने इर्रेगुलर सरफेस पर फ्लक्स निकालने के लिए पहले आपने एक इर्रेगुलर बॉडी लिया, उस पर बहुत सारे चार्जेस आपने प्लेस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जहां होगी वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फिर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपने इर्रेगुलर बॉडी के सरफेस को स्मॉल स्फेरिकल सरफेसेस में कन्वर्ट किया था। फिर आपने तमाम स्मॉल स्फेरिकल सरफेसेस का फ्लक्स फाई Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूले से निकाली। अब जब वो कैलकुलेट हो गया
तो आपने उन तमाम स्मॉल स्फेरिकल सरफेसेस के फ्लक्स को प्लस किया, तो इर्रेगुलर सरफेस का टोटल फ्लक्स मिला था। एग्री? ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो बना वो ये बना कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स on the surface of irregular surface, or you can say hypothetical surface, always be equal to the sum of all fluxes of small spherical surfaces। ये गॉसेस लॉ का दूसरा स्टेटमेंट है। और हर वो सरफेस जिस पर आप गॉसेस लॉ को अप्लाई कर दोगे उस सरफेस को आप क्या कॉल करते हैं? गॉसियन सरफेस। ये तो खैर आपको मालूम है। तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे मैथमेटिकल स्टेटमेंट दीजिए गॉसेस लॉ की, तो आप कहोगे कि सर इट विल बी इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्जेस विच आर इनक्लोज्ड, टोटल चार्जेस विच आर प्लेस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करेक्ट? चलिए स्टूडेंट, ये तो गॉसेस लॉ की बात हुई। अब ज़रा मुझे बताइए कि हमारे सिलेबस में टोटल एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की कितनी है? 3। पहली एप्लीकेशन जिसमें लार्ज पॉजिटिव चार्ज शीट पर आपने इंटेंसिटी निकाली थी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। एग्री? दूसरी एप्लीकेशन क्या थी कि यू हैव टू चार्ज शीट इन विच वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव आर प्लेस्ड इन पैरेलल एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। एग्री? और थर्ड एप्लीकेशन क्या थी कि स्फेरिकल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है। तो अब हम आपसे ज़रा क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डेड फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। पहले एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन जो आप लोगों ने की थी, मैं थोड़ा सा प्रोसीजर रिपीट कर दूं अगर आपको याद हो। आपने एक लार्ज पॉजिटिव चार्ज शीट लिया, फिर आपने एक सिलेंड्रिकल रॉड लिया, उस शीट में से आपने पास किया इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना काम करने के बाद आपने सबसे पहले स्टेप में जो सिलेंड्रिकल सरफेस था, जो रॉड था, रॉड सरफेस था, उस पे आपने फ्लक्स निकाला था पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में गॉसेस लॉ को यूज करके शीट का फ्लक्स कैलकुलेट किया था। और तीसरे स्टेप में दोनों से जो रिजल्ट आया था उसको आपने कंपेयर किया था, तो आपको इंटेंसिटी मिल गई थी। थोड़ा सा याद आया होगा? ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं? तो स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल, बताइए रॉड के सरफेसिस पर फ्लक्स निकालने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला फ्लक्स का यूज किया था? जी, मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर देने की कोशिश करें। आंसर को मेमोराइज जहन पे लाइए। जैसे ही मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ आप फौरन सोचना शुरू करें कि सर जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसका आंसर है ही क्या। माय फर्स्ट क्वेश्चन, electric flux which is calculated on rod surface, you use formula of flux question mark। आपने फॉर्मूला अभी तक तो आपने जो फॉर्मूला यूज किया था वो यूज किया था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डेल्टा ए इज द कवर्ड एरिया। आपने ये फॉर्मूला यूज किया था और रॉड के सरफेस का फ्लक्स निकाला था। एग्री? तो सवाल ये बनता है, बताइए
कि रॉड जो पॉजिटिव चार्ज शीट से पास हुई हुई थी उसके सरफेसिस पर टोटल फ्लक्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जी? करेक्ट आंसर इज 2E डेल्टा ए. फाई इज इक्वल टू 2E डेल्टा ए, 2 टाइम्स ऑफ E एन डेल्टा ए. चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रॉड आपने शीट में से पास की, जो रॉड आपने शीट में से पास किया, उस रॉड के सिलेंड्रिकल सरफेस पर प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स कितना होता है जी? 2E डेल्टा ई होता है क्या, या कोई और वैल्यू? सोचिए, कुछ सेकंड दिया आपको सोचने के लिए जी. करेक्ट आंसर इज 0. रॉड जो पॉजिटिव चार्ज शीट से पास हुई थी उसके सिलेंड्रिकल सरफेस पर जो फ्लक्स हमने निकाला था वो E डेल्टा ए कॉस थीटा से निकाला था, और E और डेल्टा ए के दरमियान एंगल 90 डिग्री था. एग्री? क्योंकि इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो रॉड की डायरेक्शन है और सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस से परपेंडिकुलर. तो रॉड और सरफेस एरिया की डायरेक्शन के दरमियान एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0. इस तरह रॉड के सरफेस पर फ्लक्स कितना मिलता है? 0. चलें ठीक है, अगला सवाल बताइए. चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डैश. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डैश. यस, करेक्ट आंसर इज चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी. चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी. सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट इस्तेमाल होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर. चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर. मेरा अगला सवाल बताइए, चार्ज शीट पर फ्लक्स निकालने के लिए आपने हेल्प किससे ली? गॉसेस लॉ से. जब गॉसेस लॉ से आपने चार्ज शीट पर फ्लक्स निकाला तो रिजल्ट क्या आया? यस, फाई इक्वल आया था. टोटल चार्ज आप किसके इक्वल था? चार्ज डेंसिटी इक्वल होता है Q ओवर A, टोटल चार्ज ओवर A. तो टोटल चार्ज इक्वल हो गया सिग्मा डेल्टा A के. एग्री? आप अपने थ्योरी लेक्चर्स की कॉपी पर लेक्चर्स में इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकती हैं. फ़िलहाल हमारी मजबूरी है कि हम ऑनलाइन की तरफ हैं और इसमें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. खैर टाइम टू टाइम इन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे. तो टोटल चार्ज इक्वल था सिग्मा डेल्टा ए के. फिर आपने इसको गॉसेस लॉ में पुट किया तो फाई इक्वल हुआ सिग्मा डेल्टा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट के. एग्री? ठीक है. फिर आपने दोनों से जो रिजल्ट आया आपने उसे किया कंपेयर, तो क्या मिला? मिला पॉजिटिव चार्ज शीट की इंटेंसिटी जो एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करनी थी. तो मेरा सवाल यह है कि बताइए, गॉसेस लॉ की मदद से जब पॉजिटिव चार्ज शीट पर इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट की तो रिजल्ट क्या मिला जी? करेक्ट आंसर इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए कि यू हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन विच चार्ज शीट्स आर यूज्ड और यूजिंग. कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिसमें एक सिंगल शीट का इस्तेमाल होता हो? याद रखिएगा, ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं है जिसमें सिंगल शीट इस्तेमाल होती हो.
शीट हमेशा इवन नंबर में इस्तेमाल होंगी, ना सिर्फ इवन नंबर में इस्तेमाल होंगी बल्कि उनमें से ये भी ज़रूरी है कि एक शीट पॉजिटिव हो और दूसरी नेगेटिव हो। और ये भी ज़रूरी है कि जब उन शीट को यूज़ करते हैं तो वो शीट हमेशा पैरेलल प्लेस होती हैं। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2 यही है कि यू हैव टू चार्ज शीट इन विच वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव आर प्लेस्ड इन पैरेलल, देन व्हाट विल बी देयर इंटेंसिटी। देखिए इसमें सवाल बहुत सारे हैं एमसीक्यूज के। अज्यूम पहला सवाल कि शीट दोनों पॉजिटिव है, पैरेलल में प्लेस्ड है। दूसरा ऑप्शन होता है कि एक शीट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पैरेलल में प्लेस्ड है। तीसरा ऑप्शन दोनों शीट नेगेटिव है, पैरेलल में प्लेस्ड है। देखिए सिचुएशन क्या है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको दिखा सकूं शीट पे तो जरा देखिएगा। पहली सिचुएशन ये है, ये पहली सिचुएशन है कि आपके पास दो शीट्स हैं, दोनों पैरेलल हैं। इनसाइड दी शीट्स आपसे इंटेंसिटी पूछा जा सकता है। शीट्स के राइट हैंड पर, ये मेरा राइट हैंड, शीट्स के लेफ्ट हैंड पर इधर इंटेंसिटी पूछी जा सकती है। इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि एक शीट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तीसरा ऑप्शन ये है कि दोनों शीट्स नेगेटिव हैं। यानी इन तीनों ऑप्शन में ऑप्शंस क्या है जी स्टूडेंट्स? ऑप्शन क्या है कि आपके पास दो शीट्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। हम शीट के दरमियान इंटेंसिटी पूछ सकते हैं, राइट हैंड पर पूछ सकते हैं, लेफ्ट हैंड पर पूछ सकते हैं। शीट के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या इनसाइड द शीट। अब तीन ऑप्शन है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं या एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। और इंटेंसिटी कहीं पर भी हम पूछ सकते हैं। तो अब ज़रा याद रखिएगा, पहले तो ये याद रखिएगा कि शीट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी दोनों के लिए एक ही होगा। इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस से डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। तो शीट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इंटेंसिटी दोनों पे इक्वल है। और वो आप कैलकुलेट करोगे E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट से, जो पहली एप्लीकेशन से आपने निकाली शीट पर। अच्छा, अगर याद रखिएगा, अगर दोनों शीट पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, तो शीट के इनसाइड अंदर की तरफ इंटेंसिटी जीरो होती है। अगर शीट दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो शीट के दरमियान इंटेंसिटी जीरो होगी। और दोनों शीट के राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, दोनों साइड पे इंटेंसिटी इक्वल होगी और वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। पॉइंट इज क्लियर? अगेन रिपीटेड, you have two charge sheet, both are positive or both are negative, and you have to calculate the magnitude of electric field intensity inside. Then inside the magnitude of field intensity will be zero in both cases if two sheets are positive or negative. If you have to calculate outside the sheet, maybe right hand or maybe left hand, शीट के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड पर इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी जीरो, सॉरी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। एग्री? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपके पास दो शीट्स है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और अब आपको इंटेंसिटी निकालनी है इनसाइड द शीट्स, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, तो केस रिवर्स हो गया। और ये आपने थ्योरी क्लासेस में भी स्टडी किया है कि शीट्स के
दरमियान अगर शीट पॉजिटिव और नेगेटिव है और हम आपसे टोटल इंटेंसिटी पूछ लें तो ये इक्वल होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन अगर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हम आपसे पूछें कि बताइए इंटेंसिटी कितनी होगी, उस सिचुएशन में जब एक शीट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो याद रखिएगा इंटेंसिटी होगा 0। जरा इन पॉइंट्स को क्लियर रखिएगा, इससे एमसीक्यूज अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए आते हैं जरा थर्ड एप्लीकेशन पे, जिसमें आपने स्फेरिकल सरफेसेस पर टोटल इंटेंसिटी निकाली थी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो मेरा पहला सवाल, बॉडी आपने लिया था स्फेरिकल, एग्री, ठीक है। आपने उसके सरफेसेस पे चार्जेस प्लेस की थी, पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी प्लेस कर सकते थे, नो इश्यू, पर आपने पॉजिटिव चार्जेस प्लेस किया था। आपने स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर जो चार्जेस प्लेस की थी, बताइए वो चार्जेस यूनिफॉर्म सिचुएशन में प्लेस की थी या नॉन यूनिफॉर्म? मतलब फील्ड यूनिफॉर्मली जनरेट की थी या नॉन यूनिफॉर्मली? अगर आप होल स्फेरिकल बॉडी के सरफेसेस पर चार्जेस को यूनिफॉर्मली प्लेस करते हो तो फील्ड यूनिफॉर्म जनरेट होगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म प्लेस कर देते हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा कुछ भी, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होगी। जी अच्छा सुनिए, आपने स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर जो चार्जेस प्लेस की थी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म सिचुएशन में, यूनिफॉर्म कंडीशन में की थी, तो उससे जो फील्ड जनरेट होगा स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर वो भी यूनिफॉर्म होगा। तो मेरा अगला सवाल, आपने चार्जेस प्लेस किया, फील्ड जनरेट हुआ, तो इंटेंसिटी भी होगी। बताइए इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां होगा? याद रखिएगा कि जहां पे चार्ज आपने प्लेस किया इंटेंसिटी वहीं पर मैक्सिमम होगी। आपने पॉजिटिव चार्जेस सरफेस पर प्लेस किया था तो सरफेस पे ही इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। फिर सरफेस से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे फील्ड वीक होती जाएगी, फिर आपको एक जगह बाउंड्री मिल जाएगी, यानी फील्ड 0। मेरा अगला सवाल, स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है? आपने जो स्फेरिकल बॉडी यूज किया उसका सरफेस एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा बताइए कि आपने स्फेरिकल बॉडी के सरफेस का फ्लक्स निकाला कैसे था? आपने सबसे पहले स्फेरिकल बॉडी के सरफेस का फ्लक्स निकाला ई डॉट डेल्टा ए वाले फॉर्मूले से, ठीक है। जब उससे टोटल फ्लक्स आ गया फिर आपने गॉसेस लॉ यूज किया और गॉसेस लॉ यूज करने के बाद स्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स दोबारा निकाला, और गॉसेस लॉ से फ्लक्स निकालने के लिए टोटल चार्ज की जरूरत थी। टोटल चार्ज निकालने के लिए आपने चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया। फिर उन दोनों से रिजल्ट कंपेयर किया, रिजल्ट आया। तो जरा मुझे बताइए कि स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर इंटेंसिटी मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम एज चार्ज शीट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों ने ज़रा फ्लक्स पे डिस्कशंस की, ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 2 जो इस वक्त आपको दिया गया, हम इसको थोड़ा सा पेपर की फॉर्म में, ये जो इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किए गए
पेपर की फॉर्म में हम आपको ज़रा सा एक्सप्लेन करेंगे सेगमेंट नंबर 2 में। ये तो सेगमेंट नंबर 1 था। सेगमेंट नंबर 2 में हम मैथमेटिकली थोड़ा सा इन तमाम बातों को जो अभी हमने डिस्कस किया इसका रिव्यू लेंगे ताकि आपको वो तमाम पॉइंट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके।